तो तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस जा रही है और स्वागत है सिंधिया का अगर वो आते हैं, और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमें इस पे कुछ नहीं कहना, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया घर से निकलते हैं, बिना कुछ बोले गाड़ी ड्राइव करते हुए चले जाते हैं। इतना सस्पेंस आखिर किस लिए? अगर फैसला लेना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो इतनी चुप्पी और सस्पेंस बनाकर रखने की वजह क्या? देखिए, वजह जाहिर तौर पर यही हो सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद का पॉलिटिकल करियर तो मैनेज कर पाएंगे अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं, लेकिन उन 20 विधायकों का क्या, उन मंत्रियों का क्या जो 15 महीने से कमलनाथ सरकार के साथ काम कर रहे हैं और 15 साल के एक लंबे वक्त के बाद, 1.5 दशक के बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई है, और महज 15 महीनों में ही अगर वो सरकार गिर जाती है तो उन विधायकों का क्या होगा, उन मंत्रियों का क्या होगा? तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? क्या वो अगर स्विच करते हैं पार्टी को और उनकी सदस्यता जाती है तो फिर बीजेपी क्या उनको शामिल करेगी, और अगर बीजेपी उन्हें शामिल करेगी तो क्या कमलनाथ सरकार की तरह उनको मंत्री पद भी दिया जाएगा? ये सब चीजें हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा गांधी परिवार का एक विश्वास भी सिंधिया घराने से जुड़ा हुआ है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मान सम्मान के कारण पार्टी छोड़ते भी हैं तो वो लोगों को क्या समझाएंगे कि किस कारण से उन्होंने पार्टी छोड़ी है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक गरिमा, एक सम्मान जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलना चाहिए था, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं जरूर है कि वो अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं उनको पुश बैक कर रही है। उतना उनको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, उतना उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वो अपने गुट के नेताओं को साथ सके और अपनी पॉलिटिकल करियर को और स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर राज्यसभा सीट भी उनको नहीं दी जाती है या प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने में भी उनके अड़चनें सामने आती है, तो जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लग रहा है कि अगर सरकार यूं ही चलती रही और इसी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जारी रखा कमलनाथ कैंप ने और दिग्विजय सिंह कैंप ने, तो कहीं ना कहीं उनके से जो जुड़े हुए नेता थे, जो उनका वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं निराशा में आएगा, जिसका पॉलिटिकल असर सिंधिया के राजनीतिक करियर पर भी असर डाल सकता है। लिहाजा एक बहुत आसान कॉल नहीं है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि किसानों को जो मुआवजा देने की बात थी, कुछ दिनों पहले इस तरह का बयान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामने आया था कि सड़कों पर अगर उन्हें कमलनाथ सरकार के खिलाफ उतरना पड़ा तो वो उसके भी गुरेज नहीं करेंगे। उस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कमलनाथ ने भी कहा कि उतरे सड़कों के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कमलनाथ सरकार दबाव में नहीं आना चाहती थी। एक तरह की सूत्रों से बार बार खबरें मिला करती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हैं, वो बीजेपी के संपर्क में हैं, शिवराज सिंह चौहान से उनकी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब तक खतरा नहीं है तब तक मान मनोबल की स्थिति भी उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन अब जब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो एक मन बना चुके हैं अपना कि अब बहुत ज्यादा सहन नहीं किया जाएगा दबाव उनसे, और एक बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक तरह से यही मैसेज देना होता है कि अब सब रणनीति तय हो चुकी है, बस अब एक आखिरी कॉल लेना है ताकि उन विधायकों का भी जो हित है वो साधा जा सके। अब बीजेपी उन्हें किस तरह से मैनेज करती है, और कर्नाटक में जो हुआ वही स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर कमल खिलाने की कामयाब अगर बीजेपी होती है तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर तो आरोप लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ज्यादा आरोप कांग्रेस आलाकमान पर भी लगेंगे कि क्यों नहीं क्राइसिस को मैनेज किया गया, क्यों नहीं लीडरशिप को इंटरवीन किया गया कि ऐसी विकट स्थिति के अंदर बड़े नेता पार्टी के मान मनोबल की स्थिति में आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने की कोशिश की जाए, या फिर कमलनाथ जो कि काफी लंबे समय से उनका पॉलिटिकल करियर देखें तो ऐसा कोई भी बड़ा पावर मिनिस्ट्री उनके पास रही है। यूपीए के वक्त में यूडी मिनिस्टर वो रहे हैं, एक लंबा राजनीतिक करियर वो ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो क्यों नहीं वो स्टेप डाउन करते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगली पीढ़ी के लिए रास्ता खोलते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी के अंदर सेकंड लाइन की लीडरशिप भी इमर्ज हो सके। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित जुड़े हुए हैं इस पूरे विवाद को लेकर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब ज्यादा लग नहीं रहा कि दबाव को झेल पाएंगे। बिल्कुल तरुण, और लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को संगठन में कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उनके पास जब जिम्मेदारी थी तो बहुत कुछ कर नहीं पाए थे संगठन के लिहाज से। जब ज़रूरत होती थी तो बहुत से मौक़ों पे वो विदेश में थे,
और ऐसे में और जो दिग्विजय सिंह जैसे जो पुराने कांग्रेसी हैं वो लगातार तरकीब देते रहे कि कमलनाथ के पास ये आखिरी मौका है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अभी और भी मौके आने वाले हैं क्योंकि उनके पास अभी लंबा वक्त है राजनीति करने का। उन तमाम तर्कों के बीच क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ एक राज्यसभा की सीट मिल जाए इससे संतुष्ट हो जाएंगे क्या? देखिए, लगता तो यही है कि ये सब जो ड्रामा शुरू हुआ है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव कुछ ही वक्त में होने वाले हैं, उससे ऐन पहले इस तरह के सरकार के ऊपर संकट आया है, तो जाहिर सी बात है जो भी पॉलिटिकल अवेयर माइंड है उसको समझ तो आ ही रहा है कि राज्यसभा की सीट को लेकर ये जोड़ तोड़ चल रहा है। और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये मैसेज कन्वे हो चुका है कि शायद मुमकिन नहीं होगा कि राज्यसभा उनको दी जाए। जिन चीजों का आपने जिक्र किया वो जाहिर सी बात है, एक बड़ा तर्क जरूर है कि अगर आप अधिकार लेना चाहते हैं तो जिम्मेदारी तो आप संभालिए, अपने आप को प्रूव तो कीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और ऐसा कोई अजूबाई उनका नेतृत्व नहीं रहा है जिससे कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा लाभ मिल सका हो। चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाल रहे हैं, प्रियंका गांधी के साथ उनकी गतिविधियां चल रही हैं, तो बहुत ज्यादा वो अपने नाम को नहीं बना पाए हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल गेन पार्टी के लिए वो नहीं जुटा पाए हैं, जिसके कारण कमलनाथ और जो दिग्विजय की लॉबी है वो लगातार इनको पुश बैक कर रही है। इसीलिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लग रहा है कि अगर ऐसे मौके के ऊपर भी अगर राज्यसभा सीट उनको नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये एक ऐसा मौका है जब अगर विधायक उनके साथ चले जाते हैं और वहां पर कमल खिलने में कामयाबी हासिल होती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो फिर उनके पास क्या कुछ राजनीतिक विकल्प रहते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि न सिर्फ उन्हें राज्यसभा सीट दी जाएगी बल्कि मोदी कैबिनेट के अंदर भी उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर पॉलिटिकल गेम देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ महज एक राज्यसभा की सीट जाएगी, लेकिन ये भी एक प्रश्न बनता है कि एक घराने के साथ गांधी परिवार का रिश्ता रहा है, तो लोगों को किस तरह का मैसेज ये कन्वे होगा कि सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पारिवारिक जो राजनीतिक संबंध थे गांधी परिवार से वो तोड़ दिए, और कहीं ना कहीं लांछन जरूर लगेंगे कि व्यक्तिगत हित के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बड़ा फैसला लिया है और कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया है। मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 दशक के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाई, तो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी चुटकी जरूर ले रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आंतरिक जो कलह है वो सामने आ रही है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बोलेंगे, अभी कुछ डिसाइसिव कहा जा सकता है कि वाकई ही फैसला लिया जा चुका है और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ सरकार का गिरना तय है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब तक चुप्पी रहती है तब तक गठबंधन की स्थिति भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल तरुण, और तरुण सवाल इसलिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से अब पूछे जाने लगेंगे क्योंकि वो अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं और जिस जगह को वो अपना क्षेत्र मानते हैं वहां से वो जब चुनाव हारते हैं तो उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का जहां बहुमत आ रहा था, सरकार थी और ऐसी हालत में वो अपनी सीट गंवा देते हैं, तो क्या वो उस करिश्माई नेतृत्व की जिसकी लोग वकालत करते हैं कि उसके धनी वो है भी या नहीं है? क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 ध्रुव बन गए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जो घटनाक्रम है, जो राजनीतिक उनका कद है, वो लगातार इससे प्रभावित हो रहा था। उनके जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थे उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। जो उनके साथ नेता जुड़ेंगे भी तो वो सवाल जरूर उठाएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लीडरशिप के साथ जुड़ने का उनको पॉलिटिकल फायदा क्या हुआ है। यही एक पेच है जो लग रहा है कि अभी कॉल लेने के अंदर सार्वजनिक इसको करने में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चूंकि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैनेज करने की जहां तक अगर बात होती तो ये काफी एक आसान चीज हो सकती थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये आसान होता कि राज्यसभा सीट मिल रही है, मोदी कैबिनेट के अंदर जगह मिल रही है। लेकिन उन विधायकों का क्या, उन मंत्रियों का क्या जो सरकार को गिराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? बीजेपी उसे किस तरह से मैनेज करेगी? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया किस जगह पर मीटिंग करने के लिए गए हैं, क्योंकि विधायक बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के अंदर है और बीजेपी के अगर नेताओं के साथ बैठक होती है
ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो जाहिर सी बात है ये उसी तरह का संदेश देने की कोशिश होगी कि अब फैसला लिया जा चुका है और कमलनाथ सरकार अब किसी भी वक्त गिर सकती है। कुछ देर का इंतजार करना होगा, लेकिन प्रश्न जरूर उठेंगे अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा फैसला लेते हैं। पहला तो ये कि वो इतना बड़ा अजूबाई कोई रिजल्ट नहीं दे पाए हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, जिसके कारण उनका अधिकार माना जाए कि हाँ आपका बनता है राज्यसभा सीट, आपका प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने का अधिकार बनता है। या फिर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ये मान मनोबल की स्थिति, मान सम्मान की स्थिति, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि लगातार उनको हरास किया जा रहा था, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लगातार जो सरकार दबाव बना रही थी, उनके राजनीतिक करियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, तो एक तर्क जरूर बढ़ा देने की ज्योतिरादित्य सिंधिया कोशिश करेंगे, लेकिन वो कितना एक्सेप्टेबल होगा कांग्रेस के अंदर, आम लोगों के अंदर और बीजेपी के अंदर भी, क्योंकि बीजेपी को हराने में अगर बहुत बड़ी भूमिका नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ तो भूमिका रही ही है। लेकिन ये बीजेपी की लीडरशिप की एक खास बात है कि अगर कॉल लिया जाता है तो इतना ज्यादा विरोध नहीं होता है। यही अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व मजबूत हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सफेद ऐसे मनाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के आला कमान पर भी उठते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।